सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज की तरह कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी सर्जन ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर जाते थे जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। तो आज हम उसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा की अविश्वसनीय दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल यह है कि 2000 साल पहले एक सर्जन के टूलकिट में आखिर होता क्या था? क्या उनके पास भी वैसे ही औजार थे जैसे आज हैं? चलिए आयुर्वेदिक ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। देखिए, कोई भी सर्जिकल टूल बनाने के पीछे एक वजह होती है, और यहाँ वो वजह थी शल्य नाम की एक समस्या। तो पहले ये समझते हैं कि ये शल्य आखिर था क्या, जिसके लिए इतने सारे औजार बनाए गए। तो ये शल्य है क्या चीज़? देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से ये सिर्फ कोई कांटा या तीर नहीं है। ये शरीर के अंदर का कोई ट्यूमर भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर और मन दोनों को परेशान करे। संक्षेप में कहें तो शरीर का कोई भी बाहरी तत्व ही शल्य है। अच्छा, तो इस शल्य से निपटने के लिए क्या क्या समाधान थे? चलिए अब सीधे उस प्राचीन टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं, जिसे मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा गया था। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं। यंत्र वो उपकरण थे जिनमें धार नहीं होती थी। इनका काम था किसी चीज को पकड़ना, खींचना या हिलाना। और दूसरी तरफ थे शस्त्र, यानी काटने और चीरा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेज धार वाले औजार। और जरा सोचिए, उस जमाने में इंस्ट्रूमेंट्स की कोई गिनती नहीं थी, लेकिन सीखने सिखाने को आसान बनाने के लिए उन्हें 101 मुख्य प्रकारों में बांटा गया था। इससे पता चलता है कि वो सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक था। ठीक है, तो अब इन ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि यंत्रों को जरा और करीब से देखते हैं। ये कैसे बने थे और इनसे क्या क्या काम लिया जाता था। और इस टूल किट की जो सबसे कमाल की बात थी वो था इसका ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, सारे टूल्स 6 मेन कैटेगरीज में बटे हुए थे। स्वस्तिक यानी फॉर्सेप्स से लेकर नाड़ी यंत्र यानी ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट्स तक, हर एक का एक खास काम था। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर। स्वस्तिक यंत्र। सोचकर देखिए, करीब 14 इंच लंबे फॉर्सेप्स और उनके सिरे शेर या बगुले जैसे जानवरों के चेहरे जैसे। और ये सिर्फ डिजाइन नहीं था, इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक था। शेर के मुंह वाला औजार मजबूत पकड़ के लिए, तो बगुले के मुंह वाला नाजुक जगहों पर काम करने के लिए। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। ग्रंथों में बगुले के मुंह वाले फोर्सेप्स को सबसे बेहतर माना गया है। इसकी बनावट इतनी सटीक थी कि ये उस समय का सबसे वर्सेटाइल और इफेक्टिव टूल बन गया था। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे औजारों की जो शायद किसी को भी हैरान कर दें। अनुयंत्र। इनमें सिर्फ चुंबक या रस्सी ही नहीं, बल्कि सर्जन के अपने हाथ, उंगलियां और यहां तक कि जीभ भी शामिल थी। इससे पता चलता है कि वो हर उपलब्ध चीज का इस्तेमाल करते थे। चलिए अब यंत्रों से आगे बढ़कर शस्त्रों की दुनिया में चलते हैं। प्राचीन सर्जन के तेज, सटीक और धार वाले उपकरण। इन औजारों की क्राफ्टमैनशिप कितनी बेहतरीन थी, इसका अंदाजा इस खूबसूरत वर्णन से लगाया जा सकता है। यह सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि एक कलाकृति थी जिसे एकदम परफेक्ट प्रिसिशन के लिए बनाया गया था। तो इन शार्प टूल से होता क्या क्या था, देखिए। एक्सिजन यानी काटना, इंसिजन यानी चीरा लगाना, स्क्रैपिंग यानी खुरचना, और तो और सूचरिंग यानी टांके लगाना भी। इससे पता चलता है कि सर्जरी कितनी एडवांस थी। लेकिन देखिए, टूल्स कितने भी अच्छे हों, असली कमाल तो उसे चलाने वाले का होता है ना। तो अब देखते हैं कि इन औजारों को चलाने वाले एक सर्जन की ट्रेनिंग कितनी कठोर होती थी। और सबसे जरूरी बात, प्राचीन ग्रंथों में यह साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है। बिना असली अनुभव के सर्जरी करना खतरनाक हो सकता है। तो फिर प्रैक्टिस कैसे होती थी? बड़े ही इंजीनियस तरीकों से। चीरा लगाने के लिए लौकी और खीरे का इस्तेमाल होता था। टांके लगाने की प्रैक्टिस पानी से भरे चमड़े के थैलों पर होती थी, और नसें छेदने का अभ्यास मरे हुए जानवरों पर किया जाता था। इन्हीं तरीकों से वो अपनी स्किल्स को निखारते थे। पर इन सबसे ऊपर एक सर्जन की ट्रेनिंग का जो आखिरी और सबसे गहरा कदम था, वो था ह्यूमन एनाटॉमी को अपनी आंखों से देखना और समझना। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए डाइसेक्शन का एक बहुत ही मेथोडिकल प्रोसेस था। शव को पहले बहते पानी में सड़ने के लिए रखा जाता था, ताकि त्वचा और मांसपेशियां नरम हो जाएं। इसके बाद परतों को धीरे धीरे हटाकर शरीर की हर एक संरचना की बारीकी से स्टडी की जाती थी।
और यहीं पर आके इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ मिलता है कि असली ज्ञान, असली मास्टरी तब आती है जब किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान और आंखों देखा सच दोनों एक हो जाते हैं। ज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे देखा और महसूस भी किया जाता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या आज की इस तेज तर्रार दुनिया में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के इस प्राचीन संतुलन से कुछ सीख सकते हैं? चाहे कोई भी फील्ड हो, ये संतुलन आज भी उतना ही जरूरी है। सोचने वाली बात है ना?